हेलो दोस्तों, मैं मस्कुर और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर सवेरा। जैसे कि लगातार मेरी कोशिश रहती है कि कुछ अलग चीज़ें, कुछ अलग जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाऊँ और उन लोगों से बात करूँ जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो मेरी आज कोशिश रही, हमारे यहाँ हमारे बीच हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर अदिति गुप्ता, एक साइकोलॉजिस्ट हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। वो भी मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में कुछ सिस्टम, कुछ जनरेशन इस तरह की है, कुछ लोग इस तरह के हैं कि लोग काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और जब डिप्रेशन में वो चले जाते हैं तो कुछ लोग सुसाइड की ओर बढ़ने लगते हैं। तो उन लोगों को कैसे उन सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाए, उन तमाम चीज़ों के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अदिति गुप्ता, साइकोलॉजिस्ट। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा कि क्या आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनूं? क्योंकि तब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट लाइफ में जब हम होते हैं, किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में ख्याल आता है कि हाँ ये मुझे बनना है। तो यही मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है। थोड़ी सी बैक स्टोरी है इसमें। सो बेसिकली जब आफ्टर 12th हमारे स्कूल में बेसिकली उस टाइम पे साइकोलॉजी एज अ कोर्स नहीं हुआ करता था। थैंक्स टू एजुकेशन सिस्टम अब बहुत हद तक साइकोलॉजी कोर्स इन्वॉल्व किया गया है, विच इज़ वेरी नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट। हम लोग के टाइम पे मेरे स्कूल में एटलीस्ट साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। तो आफ्टर 12th, क्योंकि मैं हमेशा से ही जो मेरा एक व्यक्तित्व रहा है, मैं अगर ये ऐसा कहना चाहूँ तो किसी बॉक्स में नहीं फिट होता था मैं। मेरी सोच और मेरी लाइफ चॉइसेस हमेशा आउट ऑफ बॉक्स रहती थी। तो थैंक्स टू माई फादर, उन्होंने इस चीज़ को समझा, कुछ ऑप्शंस रखे थे। उसमें से साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ थी जिसने वो क्यूरोसिटी मेरे अंदर डेवलप करी। वहाँ से मेरी वो जर्नी शुरू हुई थी, जहाँ मैंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से अपनी कोर्स शुरू किया था बेसिकली। और वहाँ से लेकर वो क्यूरोसिटी इतनी डेवलप हुई कि साइकोलॉजी सिर्फ मेरा करियर नहीं, मेरी लाइफस्टाइल बन गई। उसके बाद से फिर मैं फर्दर अपनी एजुकेशन वहीं से प्रोसीड करती रही। मैंने फिर नोएडा से अपनी क्या कहते हैं मास्टर्स करी, स्पेशलाइजेशन किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो उसके बाद अब जैसे कि आप एज ए डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हो, कितना वक्त हो गया लगभग इसमें काम करते हैं आपको? अगर मैं अपनी स्टडीज़, ट्रेनिंग और वर्क की बात करूँ, मेरे को 7-8 ईयर्स हो गए हैं। 7-8 ईयर्स हो गए हैं विद ऑल दिस प्रोसेसेस, जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग भी रही है, मेरी स्टडीज़ भी रही हैं, मेरा वर्क भी रहा है। डिफरेंट एरियाज़ पे मेरा वर्क रहा है। ग्वालियर में भी मेरी ट्रेनिंग रही है और दिल्ली, नोएडा साइड मैंने काफ़ी काम किया है रिहैबिलिटेशन काउंसिल, मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, फिर क्या कहते हैं आपका साइकेट्री हॉस्पिटल्स में। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि लगभग 7-8 साल आपको हो गए हैं, तो इन 7-8 साल में अंदर, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट हैं आप, इन 7-8 साल में किस तरीके के पेशेंट आपने ट्रीट किए? बिल्कुल, हमारे पास हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं जो टिपिकल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वाले होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर और तमाम तरीके की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि मैरिटल द्वंद होता है ना, जैसे वैवाहिक जीवन में कोई द्वंद है, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एक OCD करके क्या कहना चाहिए बीमारी होती है, जिसमें आप सुनते होंगे इंसान को बार बार हाथ धोने की बीमारी होती है या कुछ चेक करने की बीमारी होती है, मैंने फ्रिज बंद किया नहीं किया, या मैंने गाड़ी में ताला लगाया नहीं लगाया है ना, या गैस बंद करी नहीं करी। ठीक है, OCD करके ये कंफ्यूजन रहता है कि हाँ मैं वो चीज़ करके नहीं। हाँ तुरंत रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में आती हैं और तमाम तरीके के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। उसमें हम लोग साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ऐसा भी कोई पेशेंट ऐसा हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गया, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें टेंशन लेने लगा? क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो गया कि अगर कोई फाइनेंशियल सिस्टम किसी के साथ आ जाती है, कोई पारिवारिक फैमिली का कुछ भी केस आ जाता है, तो लोग सुसाइड की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस तरीके का कोई पेशेंट आपके पास आया जिसे आपने ट्रीट किया और वो रिकवर हो गया हो? राइट। देखिए, डिप्रेशन की बात अगर हम करते हैं तो जो आप सुसाइड की बात कर रहे हैं ना, वो मोस्टली उन केसेस में एसोसिएटेड होते हैं जो आपका क्या कहना चाहिए सीवियर डिप्रेशन में होते हैं। अगर हम एक डिफरेंट
स्पेक्ट्रम पे होता है सुसाइड का जो मेंटालिटी होती है। एक होता है सुसाइडल आइडिएशंस, जहाँ पे सिर्फ आपकी एक सोच है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं रखा, काश मुझे भगवान उठा ले, ठीक है। एक होता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मुझे अपना जीवन ख़त्म करना है। एक होता है आपने उसके लिए एक्शंस लेने शुरू कर दिए, ठीक है। ये बहुत नोटिस करने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप अगर अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने और संबंधी में किसी को देखते हैं कि लोग अपने कई बार इस तरीके की हरकतें करते हैं लोग, जिसमें अगर ऐसी भावनाएं होती हैं जहाँ पे सुसाइड करने का इंसान का मोटिव होता है, यूजुअली लोगों के साथ इस तरीके की बातें करेंगे, अच्छा देखते हैं क्या होता है आगे, है ना, या फिर अपने अकाउंट खाली करने लग जाएंगे, ठीक है, या फिर उनकी जो परचेजेस होती हैं आप वो देखोगे उस तरीके की होंगी। तो बहुत सारे साइन और सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगता है कि इंसान में इस तरह की भावनाएं चल रही हैं। तो सुसाइड जो होता है वो आपको मोस्टली सीवियर डिप्रेशन में देखने के लिए मिलेगा। कई बार लॉन्ग टर्म डिप्रेशन होता है, हल्का ही होगा लेकिन लॉन्ग टर्म होता है, उसमें भी सुसाइड की भावनाएं बनने लगती है इंसान में। अच्छा, जैसे कि अभी लास्ट के 2-2.5 साल ऐसे गए, कोविड-19 आया था, और कोविड-19 के बाद लोगों के अंदर काफ़ी सारी टेंशन्स पैदा हो गई थी। आपके पास भी कुछ पेशेंट्स आए होंगे क्योंकि आप 7-8 साल से एज ए साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। तो उसमें एक दौर ये था कि कुछ लोग तो अपनी पढ़ाई को लेकर टेंशन्स में थे, कुछ लोग सुसाइड की, और कुछ लोग ऐसा कि जो डिक्लेरेशन रिजल्ट हो रहे थे, प्रमोटेड हो रहे थे, लोगों के उसमें भी टेंशन थी कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मुझे उसके बाद भी मुझे मार्क्स नहीं मिले। कुछ सिचुएशंस ऐसी आई कि लोगों की जॉब छूट गई। तो उस दौर के 2-2.5 साल के बीच जो लोग इन चीज़ों से, इन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन लोगों में से भी कुछ लोगों को आपने ट्रीट किया है? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे भी कुछ लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं, डेफिनेटली हैं। क्योंकि कोविड में हुआ क्या कि इंसान एक हैबिट वाला जीव है, ठीक है, मैं आपको आम भाषा में समझाऊं तो एक रूटीन है इंसान का। कोविड के दौरान वो रूटीन बहुत हैम्पर हुआ। आप सुबह उठते हो, अपना फ्रेश होते हो, चाय पीते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, काम पे जाते हो, काम से आते हो, फिर अपना इवनिंग स्नैक्स जो भी होता है वो लेते हो, शाम को दोस्तों के पास चले जाते हो, फिर घर आते हो, डिनर करते हो, सो जाते हो। ये एक रूटीन है। वो कोविड में इतना हैम्पर हुआ कि वो रूटीन पूरा ब्रेक हो गया आपका। आप एक सोशल बीइंग हो, ठीक है ना, एक सोशल एनिमल है ह्यूमन बीइंग, हैबिट्स का आदी है, ठीक है। ये दो चीज़ें मेन फैक्टर्स हैं जो एक ह्यूमन मेंटालिटी जो होती है वो ब्रेक होने की वजह से कोविड में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन डेवलप होने लगा। उस दौरान फाइनेंसेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहे थे लोगों के। लोग अपने लव्ड वन, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं या अपने घर के सदस्य हैं, वो खो रहे थे। हाँ, बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कभी एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं तो वो ऑनलाइन हो रहे हैं। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही थी किसी भी चीज़ की। उस टाइम पे एक चीज़ और हुई थी कि जो नेगेटिव स्पाइरल बन गया था न्यूज़ चेक करने का। एक आदत बन गई थी, हर 5 मिनट में इंसान न्यूज़ खोल के देखता था कि क्या न्यूज़ में चल रहा है, अब कितने लोग हैं, कितने केसेस हैं, है ना, कितने डेड हैं, कितने अलाइव हैं, क्या ट्रीटमेंट है। वो एक कोविड के साथ सिचुएशन ये भी हुई कि ये बहुत नई थी, तो ये नहीं पता था हमें करना क्या है सिचुएशन में, इसलिए भी एंग्जाइटी बनी। एक होता है डर, एक होता है यानी कि फियर, और एक होता है एंग्जाइटी, ठीक है। जब आप डर, बहुत नॉर्मल सा रिस्पॉन्स है, आपके सामने शेर आ गया, आप खड़े नहीं रहोगे, मतलब भागोगे, ठीक है। या फिर अगर आप बहुत ही क्या कहना चाहिए, दिलदार इंसान हो या बिल्कुल ही खुल के जीने, तो आप शेर से जाके लड़ोगे, जो कि बहुत ही कम होगा। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं इसको। उस डर के साथ जब अनसर्टेनिटी जुड़ जाती है, जिसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, है ना, वो ये दोनों चीज़ें जब जुड़ जाती है तो बनती है एंग्जाइटी का रिएक्शन। एंग्जाइटी का जो फीचर है वो ऐसा है कि वो सिर्फ बढ़ती ही चली जाती है। आप जितना ज़्यादा उसको पानी डालेंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ेगी। तो कोविड में यही सब चीज़ें जुड़ती चली गई। फिर अगर हम केसेस की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा मेन मोटिव रहता था वो यही रहता था कि कैसे जो नज़रिया है लोगों का, थिंकिंग है, जो ये हैबिट है, ये ब्रेक करना था। उसमें क्या होता था, कई बार अगर आप सोचेंगे, ओवर थिंकिंग की बात करते हैं अगर हम, जो मेनली लोगों को डिप्रेशन एंग्जाइटी की तरफ लेके जा रहा था, एक होता है प्रॉब्लमेटिक ओरिएंटेड थिंकिंग और एक होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। आप यूजुअली प्रॉब्लम फोकस्ड थिंकिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरे एग्ज़ाम्स नहीं हुए, मैं फेलियर हूँ, मेरे को कोई पहचानेगा नहीं, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हो गया। सॉल्यूशन में क्या होता है, मेरे साथ
ठीक है ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, मैं और कोई कोर्स देखता हूँ। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत चलने लगे हैं आजकल, सब सर्टिफाइड है, मैं वो कोर्स करता हूँ, क्या कहते हैं सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं मेरी जॉब लगेगी, क्योंकि आजकल का सिनेरियो ऑनलाइन में ही कन्वर्ट होता जा रहा है, तो वो क्रेडिबिलिटी बनेगी। ये सॉल्यूशन फोकस थिंकिंग है, तो इन चीज़ों पे बहुत फोकस किया था उस टाइम। यानी कि इस बीच जिससे कि भी आपके पास पेशेंट आए तो आपने उन्हें अलग अलग तरह के सॉल्यूशन जो थे उन लोगों को बताए। अच्छा, जैसे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, बात मैं आपसे कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट के रूप में, मेरी भी इस बार मास्टर्स फाइनल हुई है, तो कुछ चीज़ें मन में ये रहता है फ्यूचर को लेकर के, लोग काफ़ी सारे बिल्कुल रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अब इसके बाद क्या करूँगा, मास्टर्स फाइनल हो गई, तो इस तरीके के लोग भी आपके पास जहाँ तक मुझे लगता है आते होंगे। बिल्कुल 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 हाँ। तो उस सिचुएशन में आप कैसे ट्रीट करते हो? ये डिपेंड करता है कि आप कैसा नज़रिया रखते हो, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन सा क्या कहना चाहिए पोस्ट फ्लोट होते हुए देखा होगा आपने इंस्टाग्राम पे किसी उस पर, जिसमें एक नंबर लिखा है, वो 6 या 9 लिखा है, आपकी तरफ से वो 6 है, मैं देखूंगी तो वो 9 है। ये प्योरली यही डिपेक्ट करता है कि आपका नज़रिया कैसा है। आपने कहा कि आपने मास्टर्स कर लिया, अब आगे क्या करना है, वो इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनबिल्ट प्रेशर है कि आपको कुछ ना कुछ करना ही है लाइफ में, है ना, करना है बेशक, लेकिन आपने रुक के ये नहीं सोचा एक बार कि मैं एक स्पेशलाइजेशन मैंने कंप्लीट कर ली है अपनी, आप नेक्स्ट उसमें लग गए दौड़ में कि अब मुझे क्या करना है। उससे क्या होता है कि आप ऑलरेडी जो चीज़ अचीव कर चुके हो वो रह जाती है वहाँ पे। दूसरी चीज़, इंसान कभी भी अनसर्टेनिटी में नहीं जी सकता, उसको जानना है कि फ्यूचर में क्या होना है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब आप ये एक क्या कहना चाहिए आइडिया अपने थॉट से जोड़ लेते हो कि मुझे हर चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। अगर आप विद फ्लो जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती जा रही हैं, जैसे जैसे, हाँ, वैसे एक क्या होता है ना, इंसान को अगर फॉर एग्जांपल 100 kgs वेट है, उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने एम किया कि मुझे वेट लूज़ करना है, फ़र्ज़ करिए, ठीक है, उसने एम किया कि मैं 50 kg करूँगा, डायरेक्ट 50 kg भी कूद गए। आपको छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं अपनी लाइफ में। अगर 100 kgs हैं तो आप क्या कहते हैं 95 पे टारगेट बनाइए। होगा क्या, आप जब छोटे टारगेट्स बनाएंगे, इजी टू अचीव है, वो अचीव करने से आपको रिवॉर्ड मिलेगा कि मैंने कर लिया, इसका मतलब कर सकता हूँ। धीरे 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 वो माइंड उससे पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको कि नहीं, मेरे में पोटेंशियल है उस चीज़ को करने का। तो एकदम से लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनना है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं हर चीज़ में, और हमेशा से बड़ी पिक्चर नहीं बनानी अपने लिए, कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्रिएट करने अपने लिए। अच्छा, जैसे कि हमारे दर्शक आपकी वीडियो को देखेंगे और देखेंगे, कुछ लोगों के मन में सवाल होता है, क्योंकि उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बिज़नेस वाले लोग हो गए, कुछ लोग मिडिल क्लास के जो लोग हो गए, छोटा काम करते हैं और कहीं ना कहीं बिज़नेस में लॉस हो जाता है, किसी के साथ जिनकी जो छोटी छोटी शॉप वगैरह बनाते हैं, काम करते हैं उन पर, तो कुछ कहीं ना कहीं जब घाटा हो जाता है तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मेरा आपसे अंतिम सवाल है, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, फाइनेंस एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है डिप्रेशन के लिए या एंग्जाइटी के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर कहते हैं इसको, यानी कि जो बीमारी को ट्रिगर करता है बेसिकली। फाइनेंस उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है, जो रिसर्चर्स कहती हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्या कहते हैं, हर चीज़ आप इस दुनिया में पैसे से ख़रीद सकते हैं, ठीक है, एक आम भाषा में बात कहूँ तो, जो लोगों की सोच है उस नज़रिए से। जो बिज़नेस की बात जैसे आप करते हैं, तो उसमें इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बिज़नेस रन करता है, ठीक है, आप अपने खुद के मालिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल होता क्या है, जब वो फाइनेंस लॉस होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ होती है, ठीक है, आपके वर्किंग मॉडल्स कुछ और होते हैं, वो नहीं मीट करते हैं, वो रिज़ल्ट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होती हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन क्रिएट होने लगता है, ठीक है। अब आपने जैसे कि टारगेट या फिर क्या कहते हैं, या इमीडिएट लॉस भी अगर आपका होता है तो, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो जाती हैं। आपके मन में सिर्फ यही सवाल चलेंगे, अब मैं फैमिली कैसे चलाऊँगा, है ना, मैं बच्चे कैसे पालूँगा, मैं मेरे घर में इतने सारे हर्जे खर्चे खड़े हैं, मैं कैसे करूँगा, ठीक है। सिर्फ दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग उस टाइम पे क्रिएट होने लगती है।
पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर अपने आप से इन चीज़ों को अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। पॉजिटिव, एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी करके भी एक टर्म होता है, ठीक है ना। अगर आप कहें कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ और मैं नीचे जाके खड़ा ही हो जाऊँगा, ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। आपको वो नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकली अपने प्रोज एंड कॉन्स वे करने हैं, ठीक है। एक लॉस के बाद जो आपके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन है वो लेना है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग इन नेगेटिव थॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पर, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर आपके हाथ से सिचुएशन निकल जाती है बिल्कुल ही, तब आप बिल्कुल बेशक आपको अप्रोच करना चाहिए क्या कहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर्स को। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में, और बहुत ओपन है ये लाइन आजकल, ठीक है। बिल्कुल हेल्प सीख करनी चाहिए अगर आप ये खुद से नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो, क्योंकि ये सिर्फ सिचुएशन बढ़ती चली जाती है, उस एक क्या कहना चाहिए, लूप सा बन जाता है, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग। उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। तो अगर आप थेरेपी ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपको सब चीज़ें बताई सिखाई समझाई जाती हैं कि कैसे आप इस नेगेटिव लूप से निकल सकते हैं। तो वो सारे ट्रीटमेंट आप उस वक्त करते हैं। हाँ ये क्योंकि एक आपने कहा कि अगर उस इंसान की इतनी क्षमता है कि वो वहीं के वहीं संभल जाए और आगे अपने स्टेप पे काम करे तो ठीक है। अगर नहीं मतलब संभल पाता तो उसे साइकोलॉजिस्ट से ठीक है। तो ये हमारे साथ आज मौजूद थे डॉक्टर अदिति गुप्ता जी। इनसे बात हुई क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और साइकोलॉजिस्ट वो होता है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जब हम कोई किसी समस्या में घिरे होते हैं, काफ़ी तनाव होता है, तो लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल आ जाते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है कि शायद यू कांट, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम करोगे तो ये हो जाएगा। तो उन तमाम चीज़ों को, इस तरह के जो लोग आते हैं, तो उन लोगों को काउंसलिंग एक तरीके से कि कैसे वो अपनी इस लाइफ को आगे जी सकते हैं, कैसे वो अपनी सिस्टम को बना सकते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह के सिस्टम, इसी तरह के मेरी कोशिश रहेगी कि इस तमाम तरह की जानकारी प्रोग्राम्स में आप तमाम लोगों तक पहुंचाता रहूं और तमाम जानकारी आपसे साझा करूं। और यदि आपको भी लगता है कि आप इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आपके साथ भी इस तरह की कोई समस्या है, तनावपूर्ण है, शिक्षा को लेकर, बिजनेस को लेकर, तो आप डॉक्टर अदिति गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि और भी आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनसे बात करूंगा। काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के मन में सवाल होते हैं कि वो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो इस बारे में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अगली वीडियो आप लोगों के साथ साझा करूं।